पर जानी के किस्से तो आपको पता है। सनी देओल अकेला हिंदुस्तानी पाकिस्तान में गया है, 50,000 का क्राउड है, पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, पॉलिटिशियंस लोग हैं वहाँ पर, और उनके बीच में अपनी औरत को लेके आएगा जी। मेरा फेस जल गया जी। अगर फाइट डायरेक्टर बोले ये मत करो जी, तो सुन लेना चाहिए। नहीं कुछ नहीं होता, तेरा आदमी के आसमान से टपका है क्या, नाना की जो लैंग्वेज है। और गोविंदा जी का 2 बजे तक 4-5 दिन तक हम वेट करते रहे गोविंदा जी का। बस आमिर का था कि सवाल बहुत पूछता है। जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो चारों तरफ से आए, पकड़ा उसको। मतलब वो इतना टेंशन में था हर वक्त कोर्ट कचहरी को लेके कि उसने कहा था कि एक्शन हमारी बॉलीवुड फिल्मों का अहम हिस्सा रहा है। एक्शन 70s में चलता था, 80s में चलता था, 90s में चलता था, और अभी 2023 में शाहरुख ने प्रूव कर दिया कि एक्शन जब फिल्मों में होता है तो फिल्में कमाल का बिजनेस करती है। आज मैं एक्शन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस पर्सनालिटी के साथ मैं हूँ उन्हें एक्शन के लिए जाना जाता है। जब हीरो स्क्रीन पर एक्शन करता है और उस एक्शन को देखकर आप सीटियाँ और तालियाँ बजाते हैं, वो एक्शन कोरियोग्राफ यही करते हैं। अब इनके काम का क्या परिचय दूं मैं आपको। गदर का वो सीन आपको याद है जब सनी पाजी हैंडपंप उखाड़ लेते हैं? वो तो एपिक सीन है और आइकॉनिक सीन है। वो सीन कौन भूल सकता है। वो सीन इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। सिर्फ सनी देओल ही नहीं बल्कि दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, शाहरुख, सलमान, अक्षय, सुनील शेट्टी, सभी बड़े सुपरस्टार्स के लिए इन्होंने एक्शन डायरेक्शन किया है। बात करेंगे आज इंडस्ट्री के जाने माने एक्शन डायरेक्टर रवि दीवान जी से, जिन्हें RDX के नाम से भी जाना जाता है। रवि जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। रवि जी, आपके करियर की बात करें उससे पहले आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, कौन कौन आपकी फैमिली में है और कैसे आपके इस करियर की शुरुआत हुई। बचपन तो बहुत गरीबी थी और डैडी मेरे जूनियर आर्टिस्ट थे और मैं सबसे बड़ा लड़का था। मेरे से छोटी 2 बहनें थी और माँ थी। तो हम बांद्रा में एक छोटे से घर में रहते थे। डैडी ने बहुत कोशिश की कि पढ़े बेटा, कुछ करे, लेकिन नसीब पता नहीं ऐसा था कि 8वीं के बाद मेरा दिल नहीं लगा, पढ़ने में मन नहीं लगा। तो फिर वही बांद्रा में वो एक नंदी गली होती थी, वहाँ आवारागर्दी करते थे। फिर वहाँ से एक बार शूटिंग में लेके गए डैडी, तो रवि खन्ना जी थे, उनके दोस्त थे जो हमारे बहुत वेटरन फाइट डायरेक्टर थे। अच्छा। तो उन्होंने देखा तो हाइट वाइट काफ़ी अच्छी थी, तो फिर उन्होंने कहा इसको अगर ये ऐसे झगड़े वगड़े करता है तो इसको फाइटर ही बना दो। तो फाइटर बन गए। वहाँ से फाइटर बन के फिर शुरुआत हुई। 8-9 साल वो किया जी। डुप्लीकेट, असिस्टेंट, स्टंटमैन। उसके बाद फिर डैडी गुजर गए 85 में जी। तो 86 में मैं स्टंट डायरेक्टर बन गया। अच्छा। क्योंकि उस वक्त बहुत रिस्की था फाइट एक्शन करना। करेक्ट, सेफ्टी नहीं होती थी उतनी सेट पर। मतलब उस टाइम के हिसाब से जो सेफ्टी थी वो कम थी बहुत। मतलब फायर होता था तो रियल होता था, फॉल होता था तो नेट में या बॉक्सेस में 100-125 फीट से फॉल देना पड़ता था, या ग्लास ब्रेक करना होता था तो रियल ग्लास होता था। तो वो रिस्की था। तो मैंने कहा कुछ कहीं लग जाए, कुछ हो जाए तो फैमिली का क्या होगा। तो मैं फाइट डायरेक्टर बन गया। तो हमारे एसोसिएशन के हिसाब से अगर आप फाइट डायरेक्टर बन गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ना असिस्टेंट कर सकते हो, अच्छा, ना स्टंट कर सकते हो। ये हमारा रूल है एसोसिएशन। तो फिर वहाँ से पहली पिक्चर, तकदीर से पहली पिक्चर
मज़हर खान ने हेल्प की थी, जलवा दिला दी। आपके फेसबुक से पता चलता है कि आपने दिलीप साहब के बॉडी डबल के रूप में बहुत फिल्मों में काम किया है। तो कैसे बने आप दिलीप साहब के बॉडी डबल और किन किन फिल्मों में काम किया? मेमोरीज शेयर कीजिए, क्योंकि दिलीप साहब लेजेंड थे इंडस्ट्री के। उन दिनों एक फिल्म आई थी दुनिया, जी। यश जौहर उनके प्रोड्यूसर थे, रमेश तलवार जी डायरेक्टर थे जी। और उसमें एक जो शोले में कैमरामैन और फाइट डायरेक्टर थे जिम एलन, ओके। वो बाहर से वो आए थे। और तो जब मैंने उनका डुप्लीकेट किया तो मैंने उनको हूबहू कॉपी की थी, अच्छा। चलने की, फाइट कैसा करेंगे। जी। तो मुझसे पूछा था कि तुमने मतलब स्टंटमैन की तरह नहीं लड़े तुम, दिलीप साहब बोले। तो मैंने कहा नहीं, अभी मैं रवि दीवान नहीं लगना चाहिए, स्टंट डबल नहीं लगना चाहिए, करेक्ट। ऐसा लगना चाहिए दिलीप कुमार साहब लड़ रहे। हाँ। तो उनको वो बात अच्छी लगी। हाँ। तो उसके बाद जितनी फिल्में थी उनकी आई, कर्मा, आग का दरिया, धर्माधिकारी, ये वो जितनी भी आई, सब में वो जब भी एक्शन होता था, चाहे फाइट डायरेक्टर कोई भी हो, सबका अपना ग्रुप होता है, अपने ग्रुप के लड़के होते हैं जो उनके यहाँ डबल करते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा डबल, मेरा डुप्लीकेट वो साथ में लेके जाते थे आपको, कोई भी ग्रुप को लेके। रवि दीवानी करेंगे तो रवि करेंगे। कई बार तो घर पे साथ में बुलाते थे, पाली हिल पे, मैं भी बैंड्रा में ही रहता था तब जी। तो साथ में उनकी एक मरून कलर की मर्सिडीज थी, तो हम साथ में ही शूटिंग में जाते थे। किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि लेट क्यों आए। जी। तो बस वैसे ही। आपने बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन सारे सुपरस्टार्स एक तरफ, दिलीप साहब एक तरफ, उनमें वो क्या बात थी जो उन्हें हट के खड़ा करती है? मतलब दिलीप साहब उस ज़माने में, जैसे दिलीप साहब जैसा कोई एक्टर, एक तो एक्टिंग वाइज कोई था नहीं, जी। और मतलब उनके अपनी वो पर्टिकुलर थे हर चीज़ के बारे में। जैसे ये यही डुप्लीकेट करेगा, या उनमें एक अलग था कि उनको खाने का बहुत शौक था। तो उनकी कुक थी एक नर्मदा जी करके, वो जहाँ भी वो ट्रैवल करते थे वो साथ में जाती थी। तो वो खाते थे तो हमको भी खिलाते थे और बहुत प्यार करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि दिलीप कुमार इतना बड़ा नाम था तो मतलब हर बंदे से प्यार करते थे। एक्टिंग के तो शहंशाह, मतलब बड़े बड़े हीरो आज भी उन्हीं को मानते हैं, उनसे सीखे। तो वो कहना तो बहुत कम होगा उनके लिए, मगर उन जैसा वो ज़माना और दिलीप साहब जैसे इंसान या हीरो आज नहीं आ सकते। करेक्ट। कमिंग बैक टू योर फर्स्ट मूवी जलवा, जलवा से आपने इंडस्ट्री में शुरुआत की। जलवा से हमारी अर्चना पूरन सिंह, जो अब हमें कपिल शर्मा शो में नज़र आती है, उन्होंने भी शुरुआत की। कैसा रहा एक्सपीरियंस अर्चना पूरन सिंह के साथ काम करने का? हमने तो जलवा के दौरान उसको कभी हीरोइन माना ही नहीं। हमको तो वो हीरो जैसी लगती थी कि मतलब हरियाणवी जटनी थी। करेक्ट। जो बॉडी टाइप और जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो बोलो कर देती थी। एक आध एक्शन सीक्वेंस में मुझे याद है नसीर के साथ वो स्कूटर पे मतलब वो जो इंट्रोडक्शन था दोनों का, नसीर का और उनका जी। तो नसीर साहब उनकी स्कूटर लेके भागते और वो साइड कार में बैठती है जी। और फिर एक होटल के बाहर नसीर जी उतर जाते स्कूटर पे से और वो स्कूटर कहीं और, मतलब वो भी कूद जाती है लेकिन स्कूटर चढ़ गई थी कहीं ऊपर ऐसे। तो हम भागे स्कूटर नीचे करने,
तब तक हमने देखा कि अर्चना सिंह ने तो स्कूटर उठा के ऑलरेडी नीचे रख दिया। वो बड़ी प्यारी लड़की खुद है। ही अपना स्टंट कर लिया और मतलब हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, वो खुद ही मतलब स्ट्रांग वुमन और कमाल। देखो आज तक इसलिए आज काम भी कर कायम रही है, है। आज भी कायम है। अभी आप हैं कांटेक्ट में अर्चना पूरन सिंह से? बहुत कम, अभी कहीं जाता नहीं, वैसे मैं कम जाता हूँ, तो कहीं मिलती है तो फिर बातचीत होती है। क्या बात। और नसरुद्दीन शाह की ये बतौर कमर्शियल हीरो ये पहली फिल्म थी, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या उन्होंने कमर्शियल हीरो बनने के लिए कुछ अलग चेंजेस किए थे? ऑफ कोर्स एक्शन भी करवाया गया, वो सब डायलॉग बाजी पर नहीं चलती है कमर्शियल फिल्में। नहीं, उन्होंने अपनी फर्स्ट टाइम उनकी जो बॉडी, मतलब 86 की बात है ये, तब तो किसी हीरो की बॉडी भी नहीं होती थी वैसे, तो उन्होंने अपने बॉडी पे बहुत काम किया था। मतलब एक्सरसाइज करके दुबले पतले थे उससे पहले वो, पर वो बहुत काम करके उन्होंने, जब उनको पता चला मैं मतलब फिल्म में एक्शन भी है, तो उन्होंने वो बॉडी को अपने उस तरीके से ढाला और उनके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके साथ मैंने सर की, वो की और 2-3 फिल्में की, तो वो जितना बोलो उतना अपना शौक से कर देते हैं, क्योंकि जलवा का वैसे भी एक्सपीरियंस उनको अच्छा रहा, जलवा का एक्शन भी बहुत अच्छा था, तो उस टाइम मुझे जितनी पिक्चरें मिली वो जलवा की वजह से मिली, क्योंकि उस पीरियड में वो फिल्म को देखकर ही मुझे जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे सब ने बुलाया। मतलब मुझे स्ट्रगल एज एन एक्शन डायरेक्टर करना ही नहीं पड़ा जलवा के बाद। मतलब जलवा ने आपको इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद आपकी कौन सी बड़ी फिल्म आई थी? जलवा के बाद तो फिर शुरू हो गई, कई आई, परिंदा आ गई थी, फिर राम लखन आ गई थी। करेक्ट। परिंदा फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म थी, और इस फिल्म का एक एक्शन सीक्वेंस की काफ़ी चर्चा रहती है कि वो जो नाना पाटेकर का झूले वाला सीन, आग लग जाती है, क्या स्टोरी है उस सीन की? नहीं, वो कई बार एक्टर्स थोड़े ओवर एंथू हो जाते हैं। जी। तो देखो हमको हमारा काम होता है सेफ्टी करना, जी। क्योंकि हमारा काम ही रिस्की होता है। जी। हर एक्टर करना चाहता है, मगर जब जिसका काम होता है, जी। अगर फाइट डायरेक्टर बोले ये मत करो, जी। तो सुन लेना चाहिए। जी। मैंने उनको कई बार मना किया कि मत करो। नाना पाटेकर को? हाँ, मतलब विधु विनोद चोपड़ा साहब को भी मैंने कहा था आप मत करवाइए ये काम इनसे। जी। मतलब नहीं कुछ नहीं होता, तेरा आदमी के आसमान से टपका है क्या? नाना की जो लैंग्वेज है, मैंने कहा आसमान से नहीं टपका है, जैसे तू वैसा एक्शन नहीं कर सकता, वैसे तेरे जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। करेक्ट। तेरा काम तू है और हमारा काम हम जानते हैं। वो नहीं माना, फिर हमने उसको कहा फायर प्रूफ ड्रेस पहन ले, तो वो फायर प्रूफ ड्रेस उतार के फेंक दिया, मेरे से ऐसी एक्टिंग नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो कुछ नहीं हुआ था, माइनर सा, पर वो हीट बहुत हो गई थी, तो अच्छा, तो उसको लगा मेरा फेस जल गया। अच्छा। फिर उसको आईना दिखाया हमने कि नहीं तेरा फेस ठीक है। फेस पर बस सिर्फ पीठ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो झुलस गया था। माइनर इंजरीज आई थी? हाँ, बस मतलब कोई ऐसा वो नहीं था। इतना एक्शन में तो हर हीरो को होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो लगती है। इससे ज़्यादा ही लगा है लोगों को। अमित जी को देख लो आप, कितना एक्शन करते हैं। हाँ। उनको आज भी, अभी रिसेंटली भी फिर से लगा था। हाँ जी। प्लस कुली में देखो आप, कितना सीरियस इंजरी हो गई थी। मतलब मैंने जितने भी हीरो के साथ काम किया है, जब किसी ने किया है तो इतना माइनर होता है, मेजर नहीं होना चाहिए कोई। कहाँ पर ये सीन शूट हुआ था परिंदा का? ये एक्चुअली एक वो बंगलो था, वो पुणे में था जी।
तो मैंने उनको कहा पुणे में नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे इसका सेट लगाना पड़ेगा आपको। तो फिर पूछा गया क्यों सेट, तो मैंने कहा देखो फायर होगी तो फायर एस्केप होने के लिए, फायर कभी भी ऊपर जाती है, हाँ, तो एस्केप होने के लिए कोई ऊपर से खुला होना चाहिए। बंगले में आप शूट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि धुआं काला हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, प्लस गर्मी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा। तो मैंने फिर उनको बोल के फिल्म सिटी में सेट लगवाया था। ओके। और ऊपर से छत, मतलब छत ही नहीं था उसको, तो वहाँ हमने वो शूट किया। और एग्जैक्टली गड़बड़ क्या हुई थी उस दिन? गड़बड़ ये हुई थी कि एक उन दिनों वो स्पेशल इफेक्ट वाला लड़का होता था अरुण पाटिल, वो उसको मैंने समझाया था थोड़ा वो रबर सोल्यूशन कम लगाना ग्राउंड पे। जी। जब वो ट्रॉली जैकी पलटता है और वो फायर स्प्रेड होती है, तो उसने कम लगाई थी। तो फिर विधु विनोद चोपड़ा उसको चिल्लाया, तूने मेरा शॉट खराब कर दिया। तो एक तो पहले सोल्यूशन था जी, उसके ऊपर उसने और लगाया डबल टिबल, जी, तो वो सोल्यूशन का वो जो हो गया था वो ज़्यादा हो गया था। डबल आग लग गई बिल्कुल। तो मैंने कहा विधु विनोद चोपड़ा को ये बहुत डेंजरस है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस शॉट। करेक्ट। मैं सिर्फ देख रहा हूँ बाहर खड़े रह के। आप मौजूद थे वहाँ पे? मैं सेट के बाहर दरवाजे पे खड़े रह के देख रहा था। मैंने कहा तुम ही एक्शन बोलो, तुम ही कैमरा बोलो, दिस इज ऑन यू। मतलब आपने वॉर्न कर दिया था कि इट कुड गो रॉन्ग। वॉर्न किया, लेकिन जब नहीं माने, प्रोड्यूसर ही नहीं मान रहा है, डायरेक्टर वो, प्रोड्यूसर वो, एक्टर नहीं मान रहा है, सब नहीं मान रहे। करेक्ट। तो वो फायर जाके इतना फायर था कि वॉल से टकरा के आई वापस, और वो थोड़ा सा उसका शर्ट जला। फिर मैं ही भागा था अंदर, जो शर्ट उसने जो फायर प्रूफ ड्रेस नहीं पहना था, हाँ, उससे उसको पकड़ के बुझा के बाहर गए। और सेफ्टी के लिए मैंने एक बॉम्बे हॉस्पिटल की बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेट पे थी, फायर फाइटिंग पूरा इक्विपमेंट हमारे पास था। सेट हमने उसका सेट लगाया था ताकि किसी, मतलब जितनी सेफ्टी हो सकी वो सब सारे की थी। प्रिकॉशंस लिए आपने। लेकिन जब आप किसी स्पेशलाइज आदमी जो उस काम का माहिर है उसका नहीं सुनते हो तो वो भुगतना पड़ता है। वेरी वेल सेड। लेकिन ठीक है, जो भी इंसिडेंट हुए, फिल्म बड़ी बन गई और फिल्म अच्छी चली बॉक्स ऑफिस पर, और आगे बढ़ते हुए फिर आपने और भी बड़ी फिल्में की। राम लखन में आपने काम किया है, और एक बार फिर से इसमें अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और सारे आइकॉनिक कैरेक्टर थे, जितने भी विलेंस थे, चाहे गुलशन ग्रोवर का हो या रज़ा मुराद का हो, अमरीश पुरी जी का रहा हो। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था। मतलब उसका एक किस्सा हुआ था। अनिल शर्मा जी ने मुझे एक फिल्म दी थी, एक्चुअली मैंने हुकूमत में पूरा धर्म जी का डबल किया था, बॉडी डबल किया था उनका। हाँ, पूरी पिक्चर में। अच्छा। तो अनिल शर्मा जी ने मुझे प्रॉमिस किया था, जब मैं फाइट कंपोज भी मैं करता था सेट पे, तो उसने कहा था यार मेरी अगली पिक्चर तुम करो एज फाइट डायरेक्टर। मैंने कहा ठीक है। उसके भरोसे मैं फाइट डायरेक्टर बन गया। तो उसके बाद उसने ऐलान जंग में मुझे लिया था। ऐलान जंग में लिया, बोले धर्म जी को मिल ले जाके। धर्म जी बहुत खुश हो गए, सब खुशी खुशी हो रहा था। फिर मुझे 40 दिन की डेट ले ली थी ऐलान जंग की, कि भाई ऐसे ऐसे होगा। तब मेरी परिंदा की ऑलरेडी शूटिंग चल रही थी। तो वो हमारे ऑफिस में हमको जाके लिखाना पड़ता है कि 40 दिन हम इस कंपनी का, शांतकेतन फिल्म्स का आउटडोर जा रहे हैं। ओके। और ये फाइटर हमारे साथ जाएंगे। तो मैं लिखाने गया तो
मेरे ख्याल से हफ्ता भर पहले ऑफिस वालों ने कहा ये फिल्म तुम कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, रात को 10 बजे तक तो अनिल शर्मा के साथ था मैं। बोला नहीं, ये मंसूर भाई आए थे, एक हमारे सीनियर फाइट डायरेक्टर थे। बोले वो सुबह सुबह आके लिखा के गए कि वो कर रहे ये फिल्म। मुझे थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि अनिल शर्मा हुकूमत के बाद बड़ा नाम था डायरेक्टर में। जी। तो खैर मैंने पूछा नहीं उनको, तो मेरे शूटिंग में चला गया। शूटिंग में ये परिंदा की शूटिंग थी, जैकी का वो सीक्वेंस था, वो रिजर्वायर के ऊपर एक्शन था, वो लास्ट डे था हमारा। वो ख़त्म होने के बाद जैकी ने पूछा कि कल क्या कर रहा है? मैंने कहा कल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, आराम। कहा घर पे आ जा, नाश्ता करेंगे। तो मैं गया माउंट मेरी। अभी मेरे पास लैमरेटा स्कूटर थी। हाँ जी। नाश्ता वाश्ता कराया, फिर नीचे आए, फिर गाड़ी में खुद के बिठा के लेके गया एक जगह। तो मुझे मालूम नहीं था किस कहाँ लेके जा रहा है, मैंने पूछा भी नहीं। गया, जब ऑफिस के अंदर गया तो पता चला सुभाष घई के ऑफिस में ले गया। तो सुभाष जी वैसे ही जानते थे, कर्मा में मैंने दिलीप साहब का पूरा डुप्लीकेट किया था, बॉडी डबल। तो रवि जानते थे मुझे। जब सामने गया तो अरे यार रवि बैठ ऐसे, तो उनको लगा नहीं मैं फाइट डायरेक्टर हूँ। अच्छा। उनकी बात हो चुकी थी जैकी से, जैकी ने कहा था कि ये बहुत कमाल लड़का है, आप इसको ले लो, रवि दीवान। तो उनको वो तब क्लिक नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने पूछा जैकी को कि वो यार फाइट डायरेक्टर नहीं आया दीवान? बोला ये क्या है? तो बोला तू फाइट डायरेक्टर बन गया? मैंने कहा हाँ। तो यार तू तो तेरा काफी पिक्चरें कर रहा है तू, मैं सुना। हाँ। तू मुझे कहाँ से देगा? मुझे 30 दिन चाहिए ऊटी में। अच्छा। तो मैंने कहा कब चाहिए? तो उन्होंने डेट मुझे बताई। तो वो सेम डेट थी जब हम ऐलान जंग करने वाले थे। तो मैंने कहा सुभाष जी दिए आपको ये 30 डेज। अच्छा। मैंने कहा यार तू इतना बिजी है तो कहाँ से देगा 30 डेज? मैंने कहा सर एक मैं पिक्चर कर रहा था ऐलान जंग। उन्होंने मुझे रीज़न नहीं पता, ना मैं मिला उससे, अनिल शर्मा से उस दिन के बाद, और उसने मतलब मंसूर भाई को ले लिया। अब तकदीर देखो कैसी होती है। मंसूर भाई सुभाष घई के परमानेंट फाइट डायरेक्टर थे, और मंसूर भाई ने राम लखन छोड़ के ऐलान जंग को प्रेफरेंस दिया, और मुझे उसने निकाला, और मुझे सुभाष घई ने राम लखन दे दी। किस्मत में ऐसे आता है काम। तुम मेरे बल्ले बल्ले हो गए, पिक्चर भी गोल्डन जुबली हो गई, और मतलब मैं पार्ट ऑफ मुक्ता आर्ट्स। किसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आया राम लखन में? राम लखन में देखो काम, आप अगर आपका काम जानते हो ना, तो आपको काम करने में सबके साथ मज़ा आता है। जैसे सुभाष जी से भी मेरी बहुत लड़ाई होती थी जी। क्योंकि सुभाष जी कुछ सीक्वेंस बताते थे तो मैं अपना इनपुट, मेरा काम है डालना, फिर लड़ झगड़ के मैं वही करवाता था जो मुझे चाहिए था। तो मेरा नाम भी लड़ाकू रखा था उन्होंने। खैर बहुत लड़ता है ये। फाइटर आप थे ही। हाँ, फिर मान भी जाते थे लेकिन बात कि नहीं। तो सुभाष जी के साथ मज़ा आता था। अनिल कपूर के साथ मैंने मशाल में, जब मैं स्टंटमैन था तब से जानता था। जैकी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो कभी कोई अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ में ईगो क्लैशेस हुए? बिकॉज दोनों कॉम्पिटिटर्स भी थे। नहीं, जोड़ी पसंद की जा रही थी, बट कभी भी नहीं। आराम से मजे से काम किए सबके साथ। मतलब इवन माधुरी के साथ मैंने कई पिक्चरें की। कभी कोई, देखो आप अगर आपका काम जानते हो तो किसी की मजाल नहीं कि आपके सामने कोई कुछ बोले। सही बात है।
आप अगर नहीं जानते हो तो फिर सब अपना अपना दिमाग चलाने लगते। जी, करेक्ट। अगर आप अपना काम जानते हो तो फिर चुपचाप हर आदमी को पता है कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन, तो आपके साथ हर आदमी कोऑपरेट करता है। तो ऐसा लगता है कि राम लखन फिल्म के बाद आपने सुभाष जी की लिस्ट में से मंसूर को परमानेंटली रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि आगे चलकर आपने सौदागर भी की उनके साथ और खलनायक भी की। तो शो एज अ शोमैन मतलब आप लोगों की ट्यूनिंग अच्छी हो गई सुभाष घई के साथ। देखो राम लखन की जी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दिक्कत नहीं आई फाइट के साथ। ओके। फिर हमारी एक कीचड़ फाइट थी उसमें, उनके पास टाइम बहुत कम था। हाँ जी, वो भी ऊटी में हम गए थे जिस लोकेशन पे, उसके एक रात पहले बारिश हो गई थी, अच्छा। तो वहाँ कीचड़ हो गया पूरा। तो हमने कहा, हमने डिसाइड किया कीचड़ में ही कर दो फाइट। तो देखो ऐसे फाइट 2 घंटे में 3 घंटे में वो फाइट खत्म हो गई। तो एक्टर्स ने कोई आनाकानी तो नहीं की कि नहीं कीचड़ बिल्कुल में नहीं नहीं, उतरेंगे? एक तो सुभाष क्या? जी थे, वैसे जी। ही कोई नहीं करता। जी, प्लस काम अच्छा होता है तो हर एक्टर अपनी जान डालता है उसमें। करेक्ट। काम अच्छा नहीं हो तो प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन अगर एक्टर को भी इतना तो पता होता है कि नहीं काम अच्छा हो रहा होता है। कितना टाइम लगा था उस सीक्वेंस को शूट करने में? कितने 3 दिन? घंटे। 3 घंटे में हो गया? 2-3 घंटे में खत्म हो गई खत्म थी। हो गया। ग्रेट। बिल्कुल क्लैरिटी होती है सीन की तो वो शूट भी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल। फिर आगे चल के सौदागर में इधर दिलीप साहब, राजकुमार, सभी एक्टर्स लेजेंड्स, कैसे काम किया उनके साथ और कैसे उन्हें समझाया कुछ कुछ सीन्स के लिए, बताइए। देखो दिलीप साहब के साथ तो मैं काफ़ी कर जी। चुका था काम। जी, राज साहब के साथ मेरा पहला वो था कि नया था, मतलब पहली पिक्चर कर रहा था राज साहब के साथ। तो दिलीप साहब के साथ तो कोई प्रॉब्लम वैसे ही नहीं आया। और मतलब ज़्यादातर हमने वो पिक्चर में जितना एक्शन था वो डुप्लीकेट से ही किया था। ओके। पर जानी के किस्से तो आपको पता है वो कुछ एक किस्सा ना बताइए, कुछ जानी ने डायलॉग मारा हो या कुछ। जैसे हम मेरे ख्याल से ऊटी में कुल्लू मनाली में थे। जी, तो एक दिन वो जाके कुर्सी ले गए, एक झरना बह रहा था घुटने तक, तो उधर कुर्सी रख दी, उसके अंदर बीच में, उसके बीच में बैठ गए, बैठे रहे। और उधर वो सारे हनीमून कपल जाते हैं, जी, तो वो सारे दिलीप कुमार के साथ फोटो वोटो खिंचाते थे, ये वो, तो सबके साथ खिंचाते थे। तो सुभाष जी की नज़र गई राज जी के पास, बोले जानी बाहर आ जाओ, पानी में क्यों बैठे हो? तो बोलते यहाँ फोटो खींचने कोई नहीं आएगा। पिक्चर्स से बचने के लिए कि फोटो नहीं खिंचवाना, इसलिए। वो ऐसे थे, अलग ही दुनिया है। तो वाकई में जो किस्से उनके लिए मशहूर है उनके, वो रियल है वाकई में। बिल्कुल भी। आपसे कोई बातचीत कभी हुई हो कोई, क्योंकि वो सबको वो चलते फिरते डायलॉग्स तो बोलते ही थे। नहीं, वो देखते थे कि किससे मैं करूं किससे नहीं करूं। तो मैंने उनसे पहले ही देखो किस्से तो सुने थे, तो डिस्टेंस बना के रखा था। तो आप अगर जी हुजूरी करने जाते हो तो फिर वो हो जाता है। जी, फिर आप अगर अपने डिस्टेंस पे रहो, अपना ये अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है कि आप संभाल के चलो, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। फिर आपने की खलनायक फिल्म, अगेन आइकॉनिक फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, क्या एक्सपीरियंस रहा खलनायक का? सुभाष जी के साथ हमेशा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा। और दोनों देखो, फिर जैकी था, संजू था, माधुरी, तो मेरे चहीते ही थे सारे। जी, तो एक तो क्या होता है कि आर्टिस्ट आपके फेवर के हो, आपको जो पसंद करते हो, आपकी दोस्ती आ रही हो, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। जी, एक पेड़ के ऊपर हमने फाइट की थी, आपको याद होगा, तो पूरी फाइट ही पेड़ पे थी। जी, मतलब तो हर पिक्चर में एक ना एक कोई ऐसा सिग्नेचर डिफरेंट एक्शन हम करते थे कि
नया और यूनिक हो, जो कभी आया नहीं हो। बेंगलोर में एक बहुत बड़ा पेड़ था पीपल का, उसके ऊपर पूरा एक्शन किया था हमने। वो तो बॉडी डबल्स यूज किए थे उसके लिए? ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि वो पेड़ पे हमने सेफ्टी वेफ्टी करा के, और आप अभी भी देखोगे तो दोनों आपको दिखेंगे रियल है। कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान संजय दत्त को शायद जेल भी हुई थी, इस कारण फिल्म डिले भी हुई थी, या फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी फिर ये हुआ था जो बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस है? वो पहले ही हो गया था, और उसको जेल हुई थी जब हम, मेरे ख्याल से आतिश करके मॉरिशस से लौट रहे थे। जी, आतिश में भी आप थे? जी। तो वो मैं वो भी जानना चाहूँगी ऑफ कोर्स कि क्या हुआ था उस दिन, और एयरपोर्ट से ही संजय दत्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था? जी, हम साथ में ही आए थे, और जैसे हम बाहर निकले तो वहाँ पर मुझे याद है सामरा साहब थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस जी। तो उनसे बात भी की थी उन्होंने कि आप कहो तो मैं आ जाता हूँ बॉम्बे। तो नहीं, तुझे थोड़ा बुलाएंगे, 2-4 सवाल पूछेंगे और छोड़ देंगे। अच्छा, ये बोला था जब वो मॉरिशस में थे, तो यहाँ से मॉरिशस में कि थे, तुझे 2-4 सवाल टेंशन में आ गया था। हाँ। कि मतलब प्रॉब्लम ना आ जाए। हाँ। तो जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो चारों तरफ से आए, पकड़ा उसको, ले गए बस। आप क्या बोलोगे उस टाइम, Correct. मतलब पुलिस के मेरे सामने ही उसको ले गए थे अंदर। फिर वापस आके संजय दत्त ने जो बाकी की शूट थी वो कंप्लीट की थी? हाँ, फिर वो केस वेस चला, वो शूटिंग की। फिर मेरे ख्याल से बहुत टाइम बाद उसने, जब वो कन्विक्ट हो गया था, तो वो मतलब वो इतना टेंशन में था हर वक्त कोर्ट कचहरी को लेके, कि उसने कहा था कि यार मैं सज़ा काट लूँगा तो अच्छा है, उसके बाद तो आराम से मैं जी पाऊँगा, नहीं तो ये रोज़ एक तलवार सर के ऊपर। और वो उसने जाकर सज़ा अपनी काट के पूरी की, और देखो आज तो ही इज अ फ्री मैन। बट हाँ, वो टाइम उनके लिए काफ़ी ट्रबल वाला था, कि केस, पर्सनल लाइफ भी बहुत उतार चढ़ाव से चल रही थी उनकी, और ये फिल्में भी। तो क्या चेंज आपने संजय दत्त में महसूस किया बिफोर ये केस और आफ्टर ये केस? नहीं, वो आज तक वैसे ही है। वैसे ही है, आज तक वैसे ही। वो फंस गया बेचारा गलती से, वरना आज भी देखो तो वो उसका बिहेवियर वैसे ही है। मिलते हैं आप, कांटेक्ट में हैं उनसे? हाँ, मिलते हैं। रवि जी, सारी बड़ी फिल्मों में आपने बतौर एक्शन डायरेक्टर काम किया है, और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसमें आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 सुपरस्टार्स से एक्शन करवाया। हम फिल्म में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा, तीनों बड़े स्टार्स, कैसे मैनेज किया? टाइमिंग इश्यूज, कोई बिजी है, किसी की कहीं और शूटिंग चल रही है, कैसे काम किया? देखो, वो टाइमिंग इश्यूज तो हमारा नहीं होता था, वो तो जब अवेलेबल होते थे हम कर लेते थे जी। हाँ, एक ही इश्यू होता था जब कंबाइन हमको करना था ऊटी में, जब अमित जी और रजनीकांत जी, अगर आप उनको बोलो सुबह 7 बजे आ जाओ तो 6:30 बजे आ जाते। करेक्ट। और गोविंदा जी का 2 बजे तक मतलब वो उनके घर की प्रोडक्शन की भी पिक्चर है मैंने की, ऐसा नहीं कि वो दूसरों के लिए, वो अपने घर के प्रोडक्शन में भी लंच के बाद ही आता था शूटिंग जी। तो वो उसका बड़ा एक प्रॉब्लम होता था टाइमिंग का, पर ठीक है, मैनेज करना पड़ता है, कभी भी क्या करें। कभी ऐसा हुआ कि गोविंदा लेट आए, उसके कारण अमित जी या कई बार वो रजनीकांत जी गुस्सा हुए या फ्रस्ट्रेट हुए? नहीं, कभी नहीं, हमेशा पेशेंटली वेट किया। फिर एक बोलते थे, एक वो अर्ली मॉर्निंग शॉट था जहाँ तीनों को लेना था सनराइज के अगेंस्ट, तो
ये दोनों आके रेडी होके बैठ जाते थे। जी 4-5 दिन तक हम वेट करते रहे गोविंदा जी का। अच्छा वो किस वजह से लेट होते थे ये नहीं पता, पर जी। लेट हमेशा होते थे, वो तो जग जाहिर है। मतलब तो वो 5 दिन तक नहीं हो पाया वो नहीं सनराइज, हुआ, शॉट ही नहीं हुआ फिर। वो हुआ ही नहीं शॉट। और अमिताभ बच्चन के साथ या रजनीकांत के साथ और क्या काम करने की आपकी मेमोरी है? देखो अमित जी के साथ तो बहुत कमाल की मेमोरी है। अमित जी को जितना बोलो ना उससे ज़्यादा करते ना उससे कम करते, और रजनीकांत जी भी वैसे ही है। इसीलिए आज दोनों अपने अपने, एक नॉर्थ का सुपरस्टार है, एक तो इंडिया के दोनों बड़े सुपरस्टार हैं जी, या के वर्ल्ड के सुपरस्टार है, तो लेजेंड्स हैं जी। तो दोनों भी हर आदमी को अपना काम करने देते, जितना उनको बोला जाए उतना करते, ना कभी पूछते क्यों, ये क्यों, वो क्यों, अपना अपना काम करते, जी इतना करना है उतना करते, बैठ जाते आराम से आके। सुबह बोलो आप 7 बजे आ जाओ, 6:30 बजे आ जाएंगे। सर आज थोड़ा एक्सटेंड कर लेते, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है, इसीलिए वो आज तक एक्टिव है। और रजनी जी को थलाईवी कहा जाता है, अमिताभ बच्चन को बिग बी जैसा नाम दिया गया है, तो ये बात तो है ही। जब 90s की शुरुआत हुई तो हमारी इंडस्ट्री को 2 नए एक्शन हीरो मिले, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार। दोनों के साथ आपने काम किया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इनफैक्ट सुनील शेट्टी की तो पहली फिल्म बलवान में आप एक्शन डायरेक्टर थे, तो नए नए सुनील शेट्टी आए थे तब कैसे थे? ब्लैक बेल्ट थे, बॉडी तो बहुत कमाल थी, हाँ बड़े बड़े बाल, ये वो। तो राजू मवानी प्रोड्यूसर थे, जी उन्होंने उनको बलवान में ले लिया था। तो ब्लैक बेल्ट थे, तो बहुत एंथू थे एक्शन के लिए। तो एक्शन जितना बताया उतना कर दिया उन्होंने, जी और थोड़ा अपनी तरफ से भी वो कुछ अगर कर जाते थे तो हमको अच्छा लगता था वो चीज़ें, क्योंकि वो उनको आता था, मार्शल आर्ट्स जी काफ़ी आता था। तो पिक्चर अच्छी गई। बलवान चलने के बाद फिर जितनी पिक्चर है उनके पास आती थी, तो वो तब मैं बहुत बिजी था जी उन दिनों, तो बोलते थे पहले रवि दीवान की डेट से ले लो, मैं मैच कर लूँगा उनके साथ। क्या बात है। तो वो मतलब मैं जितना अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कभी नहीं रहा, उससे ज़्यादा स्पेंड टाइम सुनील के साथ किया हूँ। सुबह डे नाइट शूटिंग सुनील के साथ ही। अक्षय कुमार भी एक्शन हीरो बने, वो भी मार्शल आर्ट सीख कर आए थे, तो उनके साथ, और वो तो खुद के स्टंट्स भी खुद करते हैं, ऐसा कहा जाता है अक्षय कुमार का। कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था। वक्त हमारा में दोनों थे जी जी तो जब रॉ होते हैं तो सीख करते मतलब हैं। नए आते, जितना बोलो करते हैं, सब हाँ। कुछ करते हैं। थोड़ा वक्त गुजर जाता है, 10-20 साल, फिर उनको सब खुद ही समझदार हो जाते हैं। उस टाइम अक्षय कुमार सुनील शेट्टी दोनों कॉम्पिटिटर्स भी थे, तो कोई ईगो क्लैश या ऐसा कुछ लगा शूटिंग के दौरान? नहीं, ऐसा कभी एक दूसरे के सीन्स को लेकर इनसिक्योर कि इसका फाइट सीन ज्यादा दमदार नहीं हो गई? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग खुद ही बैलेंस करते थे कि 2 हीरो है तो दोनों को बैलेंस करके ही करना चाहिए। ऐसा एक हीरो के साथ आप करोगे तो फिर कितने टाइम तक वो चलेगा, वो चलता है। करेक्ट। सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार दोनों ही 90s के बड़े एक्शन हीरो थे, लेकिन ऐसा लगता है आपकी फिल्में देखकर कि सुनील शेट्टी आपके ज़्यादा फेवरेट थे, क्योंकि आगे चलकर आपने सुनील शेट्टी के साथ बहुत सारी फिल्मों में बतौर एक्शन डायरेक्टर भी काम किया, और जब आप खुद प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने तो आपने सुनील शेट्टी को लेकर फिल्म भी बनाई। सुनील शेट्टी क्या, मैंने ये मेरी चॉइस कम थी जी बट जब बलवान चली और वो हीरो एस्टेब्लिश हो गया जी तो बलवान, अंत, रक्षक, भाई, कृष्णा, जितनी पिक्चरें एक्शन पे चली उस टाइम, जी वो सुनील ने ही
मतलब रिकमेंड किया था कि आप, तो वो रिकमेंड करता था मुझे, जी और मुझे मेरे पैसे मिलते थे, मैं अपना काम करते जाता था। तो जिसके साथ फिर ज़्यादा काम करते हो आप, तो उसके साथ। और दूसरा कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, अच्छा डिसिप्लिन्ड अक्षय भी है, लेकिन होता है ना, मैंने ज़्यादा काम फिर सुनील के साथ किया तो, जी और उस वक्त सुनील चल भी रहा था बहुत, तो फिर जब डायरेक्टर बना तो एक कंफर्ट, एक इजीनेस सुनील के साथ ज़्यादा था, तो जी उसको लेके किया। फिर प्रोड्यूसर बना तो भी मुझे मालूम था कि फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर बन रहा हूँ, तो कभी हीरो की हेल्प सबसे ज़्यादा लगती है उस टाइम। करेक्ट, हीरो मिल गया तो सुनील जाके आउट ऑफ द वे हेल्प करेगा। तो वो आज तक सुनील आज भी हैं कांटेक्ट में सुनील शेट्टी बिल्कुल, के? बिल्कुल। क्या बात है। सुनील शेट्टी को वैसे भी जाना जाता है बहुत ही हेल्पिंग नेचर के, और अन्ना नाम है उनका इंडस्ट्री में कि भाई, सबका बड़ा भाई। अन्ना नाम मैंने ही दिया था उनको, क्योंकि वो सुनील सुनील बोलते थे सब, जी तो उसमें कई सुनील होते थे सेट पे। हाँ तो फिर एक बार मैंने उसको अन्ना बुलाना शुरू कर दिया। हालांकि अन्ना बड़े भाई को बोलते, हाँ वो मेरे से यंगर है, तो Yes. मैंने अन्ना अन्ना बोलना, तब से इंडस्ट्री ने अन्ना अन्ना बोलना शुरू कर दिया उनको। और आज सुनील शेट्टी को अन्ना ही कहते हैं लोग। आज उनका नाम ही अन्ना हो। जी। अक्षय सुनील शेट्टी के साथ आपने काम किया, गोविंदा के साथ भी आपने काम किया है। अब बात करते हैं तीनों खान्स की, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान। इन तीनों के साथ आपने बहुत कम फिल्में की। सलमान के साथ पत्थर के फूल, आमिर के साथ अफसाना प्यार का, और शाहरुख के साथ बस 2 फिल्में, राजू बन गया जेंटलमैन और ओ डार्लिंग ये है इंडिया। खान्स के साथ कम काम क्यों किया? देखो, आमिर और शाहरुख वैसे भी एक्शन हीरो नहीं थे उस दौरान। जी सलमान थोड़े से थे, जी तो जो पिक्चर आती थी हम वो करते हैं। देखो, हमारे को जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर अप्रोच करता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये हीरो के साथ कम किया या वो हीरो। जी अब संजू बेचता था प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को, सुनील बेचता था, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जी ये सब उस टाइम के जितने भी सुपरस्टार थे वो सब भेजते थे। तो मेरे पास भी कितनी टाइम होना चाहिए ना इतना काम करने के लिए। तो कई बार पिक्चर आती भी थी तो वक्त नहीं दे पाता था मैं उनको। कभी ऐसा महसूस हुआ कि बड़े सुपरस्टार्स हैं, अपना ज़्यादा फिल्म मेकिंग में दिमाग लगाते हैं, सुनते नहीं हैं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा? नहीं, शाहरुख में नहीं था, और आमिर तो सवाल थोड़े पूछता है, वो सबको पता है। सलमान के साथ भी कोई ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं था। बस आमिर का था कि सवाल बहुत पूछता है, आप या तो उसको कन्विंस कर दो या वो आपको कन्विंस कर देता है। तो वो अच्छा भी है, मतलब उसका दिमाग तो अच्छा है एज डायरेक्टर। कोई मेमोरी है ऐसे आमिर की कि किसी सीन को लेकर बातचीत हुई हो? नहीं, मेरे साथ नहीं हुई नहीं कभी हुई। ऐसे अफसाना प्यार। जितना बोला उतना किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। बट फिर भी आपने खान के साथ बहुत ही कम काम किया है, क्योंकि आपका जब मैं ये करियर ग्राफ देख रही हूँ या फिल्में देख रही हूँ तो थ्रू आउट आप एक्टिव थे, बट ये तीनों जो हैं वो अलग ही छूट गए। मैंने कहा आपको ना कि ये जो 4-5 हीरो थे, जी ये इतनी पिक्चरें भेजते थे कि दिन में 4-4 शिफ्ट काम करना पड़ता था जी। इनके साथ। जी जी तो फिर एडजस्ट कहाँ से करे? 4 शिफ्ट रोज करने के बाद तो मेरे में ताकत ही नहीं होती थी कि मैं, शिफ्टें ही कितनी होती है, 2 समझ करता है आदमी, थक जाता है। मैं तो 22-22 घंटे काम करता था रोज, तो टाइम ही नहीं होता था, डेट्स नहीं होती थी ना। इतने कम टेन्योर में एक्चुअली देखा जाए तो 300-350 पिक्चरें ख़त्म करना बहुत मुश्किल से ये भी महेश जी के साथ मैंने 6-7 पिक्चरें की है, महेश भट्ट जी, के जी। साथ। वो तो शूटिंग में ही नहीं आते थे, एक्शन होता था तो बोलते थे नहीं रवि कर लेगा। अभी शमशेरा फिल्म आई थी, आपने देखी रणबीर कपूर की? देखी। क्या गलत हुआ उस फिल्म में? उसमें भी एक्शन काफ़ी था, आपको क्या लगता है क्या गड़बड़ रही होगी? गड़बड़ ऐसे पॉइंट आउट करने जाएंगे तो देखो, स्क्रिप्ट प्रॉपर होनी चाहिए जी
क्योंकि हीरो तो आपको सोने पे सुहागा हो जाता है, बड़ा हीरो। हाँ कि जितनी पिक्चर चलती है वो बेसिकली स्क्रिप्ट पे चलती है। जी। आपको चाहिए कि स्क्रिप्ट राइटर अच्छे लो, स्टोरी अच्छी चुनो और उनको भी पैसे अच्छे दो। जी। नहीं तो आप देखो अभी फिलहाल बड़े बड़े सुपरस्टारों की 5-5, 6-6 साल से पिक्चरें नहीं चल रही है। तो क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी वीक है तो फिल्में नहीं चलती है। फिर अगर स्क्रिप्ट में दम हो तो राजकुमार राव भी चल जाता है। जी। जी चलता है, कोई भी चल जाएगा, मतलब नया हीरो ले लो आप, वो भी चल जाता है। चल जाता है। और स्क्रिप्ट अगर ठीक नहीं हो तो फिर सलमान खान भी नहीं चलता है। सही है। अभी पठान देखी आपने? पठान ने देखिए बहुत बड़ा पिक्चर है तो business मैं किया। रोज देखता हूँ। हाँ, तो पठान तो एक्शन पे ही बेस्ड है, पूरी फिल्म एक्शन में है। जी। तो क्या कहेंगे आज के एक्शन के बारे में? एक्शन अच्छा था उसका पठान का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक्शन के पीछे एक स्क्रीन प्ले होना चाहिए। जी। एक्शन के लिए आप एक्शन पिक्चर बना रहे हो तो एक्शन के लिए एक्शन नहीं होना चाहिए। जी। तो वो स्क्रीन प्ले जब स्ट्रांग होता है जी। तो एक्शन भले ही बहुत कमाल का नहीं भी हो, वो जो स्टोरी वीव इन करके आती है और एक्शन जब हीरो जाता है जी। एक्शन करने, जी। वो बहुत जरूरी वो होता है। इम्पैक्ट देती है, जो बैक स्टोरी होती है। हाँ, वो आजकल के राइटर लिखते ही नहीं है। कुछ फाइट सीन्स यहाँ, कुछ फाइट सीन्स वहाँ, कुछ फाइट सीन्स वो वहाँ, फाइट ऐसे। सीन लिख देते हैं बस, बस। वो वैसे भी उनका काम नहीं होता हाँ। कि फाइट सीन। हाँ। अब देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गदर की थी मैंने। जी। तो गदर में कैसा था कि हम वहाँ गए थे, एक बड़ा इमामबाड़ा में शूटिंग रखी थी। अच्छा। पर उधर 2 दिन पहले कैसा हुआ कि उधर वो सिया सुन्नी का थोड़ा झगड़ा हो गया कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया कि भाई हम बड़ा इमामबाड़ा में तुमको शूटिंग नहीं करने देंगे, पाक जगह है। अच्छा। तो हम लोकेशन देखने निकले। लोकेशन देखने निकले तो अब देखो उसके पीछे की स्टोरी कितनी जबरदस्त है कि पॉइंट यह है कि हीरोइन पाकिस्तान में है, बेटा बाप के पास है और दोनों जाते हैं माँ को लेने। तो ये इमोशन बहुत जबरदस्त है ना। हाँ। उसमें चलो वहाँ गया मैं तो वो दिमाग में आया, फिर उसका क्रेडिट तो बाद में सब लेने लग गए कि, पर एक्शन कभी कोई लिख के नहीं देता, ना राइटर देता है ना डायरेक्टर को इतना पता होता है एक्शन के पास। जी। तो हमको जो लोकेशन दिया वो फ्लैट था बिल्कुल। तो अब पाकिस्तान में मैंने सोचा सनी देओल अकेला हिंदुस्तानी पाकिस्तान में गया है, 50,000 का क्राउड है, पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, पॉलिटिशियंस लोग हैं वहाँ पर, और उनके बीच में अपनी औरत को लेके आएगा जी। बीवी को खींच के। तो ये जाने क्यों देंगे उसको जी। अकेले को, कि सनी है कितना भी पावरफुल हो लेकिन 50,000 लोगों का सामना तो नहीं कर सकता। तो हम फिर उसका एक तरीका ढूंढते कि एक पंच ऐसा करो कि बाकी सब डर जाए। जैसे एक आया था ना कि भट्ट साहब ने लाया था शायद वो, कि तुम 5-7 लोग हैं, मैं मार खा लूंगा लेकिन जो पहला मुझे मारेगा ना उसको मैं नहीं छोड़ूंगा कभी जिंदगी में, उसको मार डालूंगा। तो वो 7 आदमी हाथ उठाने से डरते हैं। तो वो एक, तो मैंने सोचा कि इधर एक ऐसा पंच करते हैं कि वो मैंने ही उनको आर्ट डायरेक्टर को बुलाया, बोला एक वो हैंडपंप वहाँ लगा दे, और जब हैंडपंप उखाड़ेगा तो 50,000 क्या 50 लाख आदमी भी हो तो एक बार सोचेगा कि यार ये कौन है जी। और फिर उससे फाइट की थी। तो वो एक सिग्नेचर हो गया। आज गदर को जितने लोग जानते हैं तो उसी सीन, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी कितनी पावरफुल है कि जी। बीवी को लेके वहां से जब निकलता है। मैं उस पूरे सीन के बारे में बात करना चाहती हूँ। उससे पहले ये भी कहना चाहती हूँ कि गदर उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म थी।
सनी देओल का ये सीन आइकॉनिक सीन बना। आज भी गदर की जहाँ बात होती है तो हैंडपंप उखाड़ने वाला वो सीन ही एग्जाम्पल के रूप में दिखाया जाता है। तो किस दिन ये सीन शूट हुआ, सनी देओल को आपने कैसे कन्विंस किया और कितने खरे उतरे सनी देओल आपके उस समझाने पे? नहीं, सनी देओल बहुत अच्छा, मतलब उनको कोई कन्विंस करने में कोई वो नहीं, वो उनको भी समझ में आता है हर आदमी को कि जी। देखो एक टेक्नीशियन, आज सरोज खान जब स्टेप देती है तो कोई पूछता थोड़ी है कि जी, तो अब आप हाँ ऑफ कोर्स, तो एक्शन डायरेक्टरों का भी जो हाँ। एक अपना दबदबा होता है उस टाइम, तो हाँ। जब वो एक्शन करता है तो वो जानता है, क्योंकि एक्शन डायरेक्टर से अच्छा एक्शन तो और कोई नहीं जानता है ना। तो वो आर्टिस्टों को भी पता होता है कि इसने दिया है पहले, आगे भी देगा और अच्छा ही काम करेगा, कोई करेगा तो। कितने लोगों के बीच में वो सीन शूट हुआ था, क्योंकि काफी क्राउड भी था वहाँ तो बहुत, मतलब अनगिनत लोग उधर आ गए थे, शूटिंग भी देखने आए थे, उनको भी प्लस भीड़ हमने भी बुलाई थी, 10-15 हज़ार की भीड़। जूनियर आर्टिस्ट बुलाए थे तब। और किस जगह पे था ये? लखनऊ में किया। लखनऊ में किया था ये सीन। और कितना टाइम लगा था इस सीन को शूट करने में? इसको 3-4 दिन लगे थे। 3-4 दिन में मतलब हुआ वो था जो वहाँ से फिर भागता है, फिर वो एक चेज होती है वो ट्रक में, और फिर वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ सामने उड़ती है, ये वो ब्लास्ट होता है, वो पूरे को गिने तो 8-10 दिन लगे। 8-10 दिन में पूरा। बट 8-10 दिन में ये सीन शूट हुआ और आज हम इतने सालों बाद भी उस सीन की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो सीन कितना आइकॉनिक सीन है। आगे चलकर आपने जोधा अकबर फिल्म भी की, उसमें बिल्कुल अलग तरह का एक्शन, घोड़ों पे, हाथियों पे, ऋतिक रोशन का हाथी के साथ फाइट सीन भी है। कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? देखो अगेन ऋतिक भी इतना प्रोफेशनल है कि वो उसमें कोई डुप्लीकेट यूज़ नहीं किया था हमने जी। हाथी जब हमारी दूसरी शूटिंग होती थी एनडी स्टूडियो में करजत में, तो वो हथनी थी, तो हथनी को हमने वहाँ पर 4-5 महीने पहले ही लाके रख दिया था ताकि वो शूटिंग फ्रेंडली हो जाए जी। फिर रोज ऋतिक जब दूसरी शूटिंग से पैकअप करके जाता था तो उसको केले गुड़ रोज खिला के उससे दोस्ती करते थे, करवा दी थी इतनी अच्छी। और जब शूटिंग हुई तो बहुत गर्मी थी वहाँ पर जी। उस वक्त ही वो डेट मिली और उस वक्त ही वो शूटिंग हुई। तो हर शॉट के बाद फिर पूरे हथनी को पानी में पाइप से मार के उसको ठंडा करना पड़ता था। गर्मी आदमी तो एसी के सामने बैठ जाता है, हथनी को कहाँ करे, फिर उसको सूखने का टाइम देना, ये वो। तो वो एक जो टेम करता है हथनी को, हाँ, वो सीक्वेंस में ऋतिक ने खुद किया, सब खुद किया है। मतलब मैक्सिमम उन्होंने खुद ही किया है। मैक्सिमम नहीं, सभी वो उठा के सूंड से उठा पूरी के। और पिक्चर में ऋतिक ने और ऐश्वर्या ने खुद ही स्टंट। ऐश्वर्या का भी तलवार का सीक्वेंस है, सब खुद किए, हालांकि उसका फेस भी कवर था तो उसने खुद ही किया। तलवारबाजी सीखी उन्होंने। अच्छा, ऋतिक रोशन के लिए भी हाँ अवेलेबल है कि ट्रिविया की उन्होंने काफी प्रैक्टिस की थी हाथी से दोस्ती की। शूटिंग शुरू होने से पहले ही हम जाते थे वहाँ पर महालक्ष्मी रेसकोर्स में जी, और वहाँ पर सबको हॉर्स राइडिंग के लेसन्स दिए थे। और फिर महबूब स्टूडियो में जाकर जो, क्योंकि स्वॉर्ड होती है वो अलग अलग किस्म की होती है, रोमन होती है, फेंसिंग होती है, मुगल स्वॉर्ड होती है, मराठा स्वॉर्ड होती है, तो सबकी स्टाइल अलग होती है। तो वो हमने पूरे सबको ट्रेन किया था। महबूब स्टूडियो का फ्लोर बुक करके हम हर आर्टिस्ट को ट्रेन करते थे वहाँ पर कि ऐसा होना चाहिए। तो वो उसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं कि ऐसे ही कमाल की नहीं बनती। आज देखो, आज जोधा अकबर के बाद बहुत फिल्में बनी, लेकिन जो एक्शन, जो ग्रैंडर और जो जोधा अकबर का जो एक कमाल था वो काफ़ी अच्छा रहा। आपने इतनी सारी आइकॉनिक फिल्मों में एक्शन किया है,
आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? आपको लगता है जिस फिल्म में आपने बेस्ट दिया हो? भी ये तो माँ के लिए हर बच्चा अच्छा होता है, माँ के लिए क्या होता है, देखो जब आप काम एंजॉय करते हो तो छोटी से छोटी भी पिक्चर होती है वो भी अच्छी होती है। तो सब पिक्चरों में मज़ा आता है, सब आर्टिस्ट होते हैं, दोस्त यार होते हैं, फिर सब में काम करने का एक अलग मज़ा होता है। और जब हम थिएटर में जाके देखते हैं और जब ताली सीटी पड़ती है एक्शन पे, तो हमारे लिए तो वही बहुत कुछ हो जाता है कि भाई मतलब तो जिसमें ज़्यादा ताली पड़ी वो ज़्यादा अच्छी। ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास फिल्म फेयर ट्रॉफी भी है। किस फिल्म के लिए आपको ये फिल्म फेयर मिला? ये मुझे अंत में मिली थी जी। वापस सुनील शेट्टी थे उसमें, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत लिटिल था उस वक्त, इसलिए मैंने बाद में जब विनाशक भी प्रोड्यूस की थी जी। तो सुनील और संजू के साथ की थी, क्योंकि दोनों के साथ दोस्ती बहुत अच्छी है मेरी। तो अनर्थ फिल्म आपने प्रोड्यूस की, बनाई, और उसमें आपने सुनील शेट्टी, संजय दत्त के अलावा विनोद कामली को भी लिया। विनोद कामली क्रिकेटर थे, उनको फिल्म में पहली बार चांस आपने ही दिया। कैसे दिमाग में आई ये बात? ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये रोल हम किसको दें, मतलब ऐसे तो एक नई चीज़ करने के लिए, और विनोद कामली को 2-4 बार मिले थे तो हमको लगा था कि ये कुछ कर जाएगा अच्छा। उसने भी ठीक काम किया था, अच्छा किया था। तो फिर हमने उसको कास्ट किया, बुला के पूछा, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू डू। उनके लिए एक नए करियर की शुरुआत कह सकते हैं कि आपके थ्रू हुई। आपने एक मराठी फिल्म भी बनाई है जिसमें आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। हाँ, एक तिचा उंबरठा फिल्म थी। जी, मतलब क्या है इसका? मतलब तिचा उंबरठा मतलब थ्रेशोल्ड। ओके। आप जब घर के अंदर कदम रखते हो तो जो घर की लकीर होती है दरवाजे से अंदर आने की, जो थ्रेशोल्ड, वो लाइन जो होती है जी, वो उसकी थी। और उसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि पिक्चर में एक भी थप्पड़ नहीं था, ना एक्शन था, ना कुछ था। क्या बात है। तो मुझे एक लड़के ने आके, वो प्रदीप गोंडशीकर जी थे जी, तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट सुनाई थी, तो मैंने कहा करो, तुम डायरेक्ट करो, मैं प्रोड्यूस करता हूँ ये पिक्चर, मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। तो फिर वो मैंने प्रोड्यूस की थी और हमको उस फिल्म के लिए 12 अवार्ड मिले थे। क्या बात है, वेरी नाइस। आज भी एक्शन तो चल रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, नई जनरेशन के एक्टर्स कर रहे हैं। आज की जनरेशन में किसी एक्टर का एक्शन आपको पसंद है? देखो आज सारे तैयार होके ही आ रहे हैं, मतलब जी, टाइगर बहुत अच्छा है। जी, ऐसा नहीं कि नए पुराने भी आज तक सब कमाल कर रहे हैं। करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अजय देवगन का एक्शन बहुत जी, अच्छा है। जी। सनी देओल देखो, अभी जी, गदर 2 आने वाली है। जी। आई एम श्योर सनी का एक अपना रुतबा है एक्शन का। तो जितने लड़के आ रहे हैं, रणबीर सिंह जी, है, जी, वो अच्छा है काफी। बाजीराव एक्शन में। मस्तानी और पद्मावत। तो मतलब मुझे लगता है कि एक्शन कभी जाएगा नहीं, अपने ब्लड में है। और एक्शन के बिगर पिक्चर, जैसे हम कहते हैं कि हम हमेशा वेस्ट को फॉलो करते हैं, जी, तो आप देखो ना, वेस्ट में जितनी पिक्चर है वो एक्शन की बड़ी पिक्चरें होती है। जी, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है कि एक्शन एक होता है ना, हमारे यहाँ एक थाली प्रिफर करता है ना आदमी जाके, कि थाली में थोड़ा रोमांस हो, थोड़ी कॉमेडी हो, थोड़ा एक्शन हो, थोड़े गाने हो, थोड़ा हर चीज़ थोड़ा थोड़ा परोसो, तो वो जी, तो हमारे यहाँ वो है कि हर चीज़ अच्छी हो तो फिर शोले बनती। करेक्ट। अब ये बताइए कि रवि दीवान फिर से कब हमें एक्शन करते नजर आएंगे? अब थोड़ा ये जो डामाडोल चल रहा है अपना फिल्मों का, जो हमारे मल्टीप्लेक्स को लेके जी,
कुछ रेट्स को लेके या कुछ। अभी क्या ये कोरोना के वजह से जो 2-3 साल में आदमी को, जैसे मैं रोज़ रात को जाके एक थिएटर में पिक्चर देखता था जी, लेकिन आज 3 साल से ऊपर हो गए, 3.5 साल हो गए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है जी, तब से मैं आज तक, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी अब वो घर में आदत लग गई। नेटफ्लिक्स आ गया, अमेज़ॉन आ जी, गया, सोनी जी, ये वो, तो रोज़ एक पिक्चर घर पे ही देख लो आप। जी, तो वो पब्लिक की आदत भी थोड़ी कम हो गई थिएटर जाने की। प्लस अभी वेट करते हैं कि कोई अच्छी पिक्चर आए तो ही जाते हैं, जी। नहीं तो नहीं जाते। तो अभी थोड़ा मुझे लगता है कि फिल्म बनाना थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, और 2-3 साल। और अभी कर रहा हूँ 2-1 फिल्में मैंने OTT प्लेटफॉर्म के लिए जी, वो की है, तो उसके ऊपर करूँगा। आप अभी भी रोज एक फिल्म देखते हैं दिन की? रोज़ रात को सोए बिगर पिक्चर देखे नींद नहीं आती मुझे। और ये आदत कब से है आपकी? ये कई सालों से, मतलब थिएटर में जो जाओ, थिएटर का मज़ा तो घर पे नहीं आता है। जी, लेकिन मेरा फन रिपब्लिक में एक सीट परमानेंट थी, अच्छा, वहाँ जाके पीछे के वो रिक्लाइनर पे आराम से बैठ के फ़ोन कर देता था, 10 नंबर सीट है मेरी, A10, क्या बात है। वो अपनी फिक्स। ये होता है जुनून फिल्मों को लेकर। चाहे फिल्म कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, जी, फिल्म रोज़ एक देखनी है। क्या बात है। और अभी क्या दिनचर्या रहती है, अभी कैसे लाइफ गुजर रही है? भी न्यूज़ देखते हैं दिन भर, थोड़ा घर पे अपना काम वाम होता है, स्क्रिप्ट वाइज कुछ काम कर लेते हैं, और रात को फिर वही। परिवार में कौन कौन है आपके? मैं और मेरी बीवी। बच्चे? बच्चे नहीं। अच्छा। रवि दीवान जी, थैंक यू वेरी मच बॉलीवुड ठिकाना के ज़रिए हमसे बात करने के लिए। और हम चाहेंगे कि आप अपनी फिल्मों के बारे में अपडेट्स और भी सोशल मीडिया पर पुट अप करें, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है कि लोग जानें आपने कितनी आइकॉनिक फिल्में की है। ज़रूर अभी करूँगा, आप बोल रहे हो तो। जी, क्योंकि जब मैं इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, और जब मैं यहाँ आपके घर पे आई और मैंने जो आपका ये वॉल ऑफ फेम देखा तो मुझे मतलब एकदम पूरा वापस सब कुछ पढ़ना पड़ा कि इतनी फिल्में की है। सोशल मीडिया पर या गूगल पर बहुत कम मेंशन है आपके बारे में, और आपने बहुत कुछ किया है सच्ची। तो मैं ज़्यादा वो मतलब वो जो होता है ना पार्टीज, ये वो जी, जी, देता नहीं जल्दी अपने बारे में। जी, फिल्म इंडस्ट्री में रवि दीवान नाम काफ़ी है, बस हो जाता है। क्या बात सबको है। मालूम लेकिन है। अब लोग भी जानेंगे रवि दीवान को, फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि बाहर के भी लोग जिन्होंने इनकी वो आइकॉनिक फिल्में देखी है, चाहे वो सौदागर हो, खलनायक हो, परिंदा हो, जोधा अकबर हो, या फिर गदर फिल्म हो, वो सब जान जाएंगे कि इन सभी फिल्मों में एक्शन रवि दीवान जी ने किया है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम।